हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर टीजीटी, पीजीटी और नीट बायो की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है जो हमारा टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स यूपी टीजीटी, पीजीटी में नहीं आता, लेकिन एलटी ग्रेड है और जो जीआईसी है उन एग्ज़ाम्स में ये आता है। तो फिर टफ टॉपिक है, लेकिन हम उसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जब एग्ज़ाम्स करीब आ जाए तभी किसी की तैयारी की जाए। कुछ तैयारी पहले से कर ली जाती है तो वो ठीक रहता है, क्योंकि जब डेट आने के बाद कोई खास तैयारी नहीं हो पाती। और सबको पता है आने वाले टाइम में एलटी और जीआईसी की भर्तियाँ आने वाली हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आप सब जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। जैसे कि अभी कोरोना टाइमिंग चला था और जिसमें कोरोना वायरस आ गया था, तो ये क्या था, ये एक हमारा बायोलॉजिकल बॉम्ब था, बायोलॉजिकल बॉम्ब, या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बम था। टेक्नोलॉजी बम कैसे कह सकते हैं कि जो भी प्रेजेंट है उसमें कुछ नया हमने कर दिया, तिकड़मबाजी जैसे कहें। फर्मेंटेशन हो रहा है, सिरका बन रहा है, ये भी एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी होता है, लेकिन वो एक सिंपल लेवल पे होता है। लेकिन जब हम इसमें कुछ जीन लेवल पे कर देते हैं तो ये टेक्नोलॉजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आज के टाइमिंग में आप देखते होंगे टोमेटो पहले बहुत जल्दी सड़ जाते थे, अब ऐसे नहीं सड़ पाते। क्यों? फ्लेवर सेवर टोमेटो आ गए हैं जो बहुत टाइम तक चल जाते हैं आपके। बीटी कॉटन है जो कि क्राउन गॉल डिजीज़ से रेजिस्टेंट डिजीज़ प्लांट है, इनमें क्राउन गॉल से कोई इफेक्ट नहीं आ पाता। तो ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के ही वजह से है। लाइक काऊ वगैरह पहले कम देती थी, लेकिन अब हाइब्रिड करा के, ये हाइब्रिडेशंस के बाद इसमें हमने इस टाइप की काऊ डेवलप कर ली हैं जिनमें मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसके अलावा जैसे कि इंसुलिन, सब लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन के टीके पहले के टाइम में कैसे निकाले जाते थे। हर मोस्ट ऑफ जानते होंगे कि किसी भी एनिमल से निकाला जाता था इंसुलिन। किसी भी एनिमल को मारकर उसका सीरम निकाला जाता, उस सीरम से, क्योंकि इंसुलिन में क्या होता है, अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, तो इंसुलिन को निकाल कर किसी भी एनिमल के सीरम से इंसुलिन को निकाल करके फिर उससे फिर उस इंसुलिन के लिए किसी ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट किया जाता था। तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाती है और इसमें ये कंफर्म नहीं होता था, सॉरी, इसमें ये कंफर्म नहीं होता था कि जो हम इंसुलिन के टीके लगा रहे हैं, जिस बंदे में लगा रहे हैं वो इसको एडॉप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फुल्ली चेकअप करके नहीं होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, हम सारे के सारे जो जेनेटिक कोड होते हैं उन सबको फाइंड आउट करके फिर हम टेक्निक करते हैं। जैसे कि अगर हम सब जानते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जो ATGC, ये हमारे 4 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इन सब से मिला के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके हमारा एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। और एक जेनेटिक कोड हमारे किसके लिए, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। 3 जेनेटिक कोड मिल करके, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक जेनेटिक कोड बनाएंगे, और एक जेनेटिक कोड एक टाइप का अमीनो एसिड को कोड करेगा, और वही अमीनो एसिड पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन को कोड करता है। प्रोटीन हम जानते हैं हमारी जो ऑल ओवर बॉडी होती है उसमें मोस्ट ऑफ % प्रोटीन का होता है। जैसे कि हेयर है तो हेयर में भी केराटिन प्रोटीन्स है, एल्बुमिन प्रोटीन्स है, मायोबिन ग्लोबिन प्रोटीन्स है। यानी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है किस पे डिपेंड होता है, इनडायरेक्टली वे में न्यूक्लियोटाइड्स पर। तो जेनेटिक इंजीनियर में क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही होते हैं, वही पर्टिकुलर सीक्वेंस के कोड किसी भी टाइप का जेनेटिक कोड बनाएंगे, और वही जेनेटिक कोड पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स को कोड अप करेंगे। जैसे कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग की आइज का कलर ब्लू है, दैट्स मीन वो एक पर्टिकुलर टाइप का जेनेटिक कोड उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि हम लिखते हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इज एक 3 इसमें लेटर यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये मिलकर के एक जेनेटिक कोड बना रहे। अगर हमने इसी में हेर फेर कर दिया इसमें, यानी कि एक हमने ऐड कर दिया और ये वाला हटा दिया, तो हमारा कुछ अलग ही लेटर बन गया। तो इसी तरीके से जेनेटिक कोड में क्या होता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनमें से किसी एक में प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसी भी तरीके से इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं,
और जिसकी वजह से जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा और उससे बनने वाली अमीनो एसिड चेंज और देन प्रोटीन चेंज, और प्रोटीन में चेंज आएगा तो उससे ह्यूमन बींग्स में भी चेंज हो जाता है। इसी बिहाफ पे जैसे कि बीटी कॉटन है, शीप है, एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, और इन सब से पूरी बायोटेक्नोलॉजी बनती है, क्योंकि इन सब का यूज जो हम बायो में यूज कर रहे होते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है। क्लियर? ये हम शॉर्ट समराइज में बता रहे हैं, डिटेल अभी करेंगे इसकी स्टडी, ये शॉर्ट में हो जाता है। मतलब ऑल ओवर शॉर्ट व्यू देना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में होता क्या है। जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग में होता है ना कि जनरली सिंपल सा कपड़ा है, उसमें फैशन डिज़ाइनिंग वाले क्या करते हैं, कुछ यहाँ वहाँ का चीड़ फाड़ लगा के न्यू टाइप का बना दिया, मतलब फैशन बन गई। जस्ट लाइक जो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि जीन्स होते हैं उनमें हेर फेर करके साइंटिस्ट एक नए टाइप की चीज़ बना दें, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाई जाती है। और जेनेटिक इंजीनियर में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। हालांकि ये सब कह देना है कि इसका जीन्स लिया, दूसरे में डाला, फिर यूँ इस तरीके से कर लिया, ये सब इतना ईजी नहीं होता, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, समझने की कोशिश करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमको ऑल ओवर कवर क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी में हमें कवर करना है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन वेलफेयर, वेक्टर्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स। ये सारे टॉपिक जो है हमारे एलटी के सिलेबस में आते हैं, यानी एलटी एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन पूछ जीआईसी में भी लिए जाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड साइब्रिडाइजेशन, ये सब जीआईसी के टॉपिक्स हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि एलटी का है तो जीआईसी में नहीं आएगा, ओवरव्यू किसी का कुछ भी आ जाता है, आप जानते ही हैं हमारे यहाँ की गवर्नमेंट का हिसाब। क्लियर? और हम इसका बेसिक पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आपने समझ लिया, टेक्नोलॉजी इन बायो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द जेनेटिक is called biotechnology. Now we talk about the father of the biotechnology, Carole Irki, father of genetic engineering या rDNA टेक्नोलॉजी, पाउल बर्ग। देखिए बायोटेक्नोलॉजी एक अलग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग चीज़ अलग है। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियर यानी कि जीन्स में जो हेर फेर कर लिया, यानी कि कोई ऐसे समझ लीजिए हम किसी भी प्रोटीन्स का जो है कई कॉपियाँ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जैसे कि हमें इंसुलिन ही बनाना है, देख लीजिए, तो इंसुलिन बनाएंगे तो ह्यूमंस के किसी और की ना लेके ह्यूमंस की ही हम इंसुलिन की जो प्रोटीन है उसके जेनेटिक कोड को हमने रीड आउट कर लिया। क्लियर? हमें उसकी ही और कॉपीज़ बनानी है, तो उसकी और कॉपीज़ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके जेनेटिक कोड के लिए हमने रीड आउट कर लिया। क्लियर? जो भी आया। उसके अलावा हमें कोई दूसरे टाइप की प्रोटीन भी इसमें ऐड करनी है, तो किसी दूसरी सेल, जैसे कि सेल है, सेल में सब जानते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए होगा, डीएनए में पर्टिकुलर जेनेटिक्स जीन्स के सीक्वेंस होंगे, तो पर्टिकुलर जीन्स का जो सीक्वेंस है वो रीड आउट कर लिया, हमें जितना चाहिए, मतलब ये वाला कोड हमारी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये वाला हमारा डिजायर्ड जीन है, इसके लिए हम कट करके यानी कि इसको आइसोलेट करेंगे सेल्स से इस डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए, देन इसके लिए हम जो हमारा मेन डीएनए है उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन्स मतलब जो हम न्यू चेंज चाहते हैं, और ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन एक नया बन गया तो इसको बोलते हैं हम rDNA या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने क्या किया, जो इसके कोड थे उनमें हेरफेर कर दिया ना, तो इसके लिए जीनिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर? आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पाउल वर्ग होते हैं। पाउल वर्ग पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट डीएनए या जीन मैनिपुलेशन डन बाय इट, इन्होंने बस ये कहा था, यह इतना क्लियर कर दिया था कि हम किसी दो टाइप के एनिमल्स के जीन्स को लेकर के कुछ नया बना सकते हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट कर सकते हैं। इन्होंने कॉपीज करना नहीं बताया था, इन्होंने बताया था कि जीन्स में हम, जैसे कि इसमें हमने दो, एक
अलग टाइप की सेल्स है, ये अलग टाइप की सेल्स का डीएनए है। हम तो आरडीएनए, इन्होंने केवल ये बताया हम आरडीएनए बना सकते हैं, इसके कॉपीज बनाना वो अदर साइंटिस्ट ने बताया था। क्लियर। तो पाउल वर्ग जो थे उन्होंने डीएनए को फर्स्ट मैनिपुलेशन किया था, क्योंकि उसमें चेंज किया था। इन्होंने क्या किया था कि 2 वायरस लिए, उनके जो जेनेटिक थे पर्टिकुलर उनको कोड किया, कोड से उनके लिए एक डीएनए और दूसरा वेक्टर से मिला के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो देखते हैं क्या किया था इन्होंने। पाउल वर्ग डेवलप द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम SV40 वायरस यानी कि सीमियन वायरस और लैम्डा फेज वायरस। लैम्डा फेज मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस। इन दोनों के पर्टिकुलर जो थे डीएनए फ्रेगमेंट्स लेकर के इन्होंने एक नया बनाया। तो जो सीमियन वायरस था वो अटैक ऑन मंकी पर अटैक करते थे, और जो लैम्डा फेज या बैक्टीरियोफेज था वो अटैक्स ऑन इकोलाई इस्चेरिशिया कोलाई। तो डीएनए जो कि वायरस का था वो लिया, बैक्टीरियोफेज से उठाया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये जो है हमारा वेक्टर है और ये हमारा डिजायर्ड जीन यानी कि जो हमें अटैक्स ऑन मंकी पे जो भी वायरस अटैक करता था उसका डीएनए हमने उठाया, वेक्टर में डाला। तो यानी कि ये डीएनए हो गया और ये वाला पार्ट हो गया हमारा वेक्टर का जीन हो गया। आपको पता होगा कि जो प्लाज्मिड होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया सेल मेन जीनोमिक सब्सटेंस होता है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड के लिए हम एज अ वेक्टर का यूज करते हैं। वेक्टर क्या होता है कि हमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हम चाह रही हैं जिसकी कॉपी करना, उसको अपने साथ ले जाता है कहीं दूसरी जगह कॉपी कराने के लिए। क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, सीमियन वायरस जो कि मंकी पर अटैक करता था उसका जेनेटिक मटेरियल लिया, देन बैक्टीरियोफेज जो अटैक्स ऑन इकोलाई पर अटैक करता था इसका डीएनए लिया, और लैम्डा फेज के लिए एज अ वेक्टर यूज किया। वेक्टर मतलब उसका डीएनए फ्रेगमेंट्स, और इन दोनों को मिलाकर एक आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। क्लियर। तो हम फिर से देख लेते हैं। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैरोल एरिके, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पाउल वर्ग। इन्होंने केवल ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट डीएनए मैनिपुलेशन डन बाय, तो पाउल वर्ग आ जानी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फादर पाउल वर्ग हैं। क्लियर। अब बात आती है किसी ने ये क्लियरफाई किया कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी हम मैनी कॉपीज बना सकते हैं। केवल एक रिकॉम्बिनेंट से कई कॉपीज कैसे बना सकते हैं। देन 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहन सो दैट द आरडीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लोन्ड इनटू फॉरेन सेल्स, यानी किसी दूसरी सेल में इसकी कॉपीज बन सकती हैं। यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ तक तो पाउल बर्ग ने बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयर, इन्होंने क्या बताया, इसकी जो कॉपीज हैं हम किसी दूसरी सेल में डाल करके इसकी हम मैनी कॉपीज बना सकते हैं। क्लियर। तो इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया और उन्होंने कैसे बताया। 1972 में ये एक्सपेरिमेंट एक्सपोज किया था इन्होंने, स्टैनली कोहन। देन एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम बात करें तो रॉबर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने, इन्होंने भी 2 टाइप के वायरस लिए थे, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और दूसरा इकोलाई। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये जो बैक्टीरिया था, इसमें जैसे हमने बताया था कि जो भी बैक्टीरिया होता है उसमें मेन जेनेटिक मटेरियल होता है या जीनोम होता है। जो जीनोम होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी का जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होता है। देन एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके लिए प्लाज्मिड कहते हैं, ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है इस वाले में, क्योंकि साल्मोनेला वाले में इसका क्या काम था, जो इन्होंने जिस पार्ट को उठाया था डीएनए के, जिस फ्रेगमेंट्स को उठाया था वो कोड कर रहे थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यानी कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए उठाया था। देन इकोलाई काम करेगा एज ए वेक्टर। जैसे कि हमारा
कोई भी लेटर होता है तो हमने लेटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख दी तो उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कौन करेगा, तो उसके लिए हमें कुछ व्हीकल चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है। तो यानी कि जो हमारी लेटर है, जो इन्फॉर्मेशन उस लेटर में लिखी है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, ये जीन फ्रेगमेंट्स, जो हम चाहते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने, डिजायर्ड जीन, और जिसके थ्रू पोस्टमैन के थ्रू पहुंचा रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है वेक्टर। वेक्टर एक टाइप के प्लाज्मिड ही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफोइडियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उठाया और दूसरी साइड से वेक्टर लिए, उन दोनों से रिकॉम्बिनेंट बनाया और फिर इसी की कॉपी इन्होंने क्लोन्ड इन इकोलाई, इसी के लिए है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसके लिए इन्होंने अगेन इकोलाई में डाल दी और इसकी मैनी कॉपीज बनाई, यानी कि क्लोन्ड बनाई, कॉपी बनाई थी। तो देन हम कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट बॉयर और स्टैनली कोहन, ये फर्स्ट सक्सेसफुली आरडीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप, इन्होंने सबसे पहले या पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। क्लियर? अब यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ये बस एक स्टार्टिंग है आपको समझाने के लिए, बाकी बहुत कुछ है समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड इट्स प्रिंसिपल। ये केवल हमने बता दिए, इन दोनों को लिया यानी कि डिजायर्ड जीन और वेक्टर इसमें डाल दिया, देन क्लोन बन गए। एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में या आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनमें हम इसके लिए पढ़ेंगे। और एक हम बता दें कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी का, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स के जितने जो एक्स्ट्रा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्लाज्मिड, वही वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। केवल एक ईस्ट होता है, लिख देते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया है कि जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी प्रोकैरियोट्स प्लाज्मिड होते हैं। तो प्लाज्मिड आपको पता है क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ये ऑल प्रोकैरियोट्स के ये सब काम करते हैं एज अ वेक्टर। लेकिन अगर बात कर दिया कि कोई यूकैरियोट्स भी है ऐसा जो एज अ वेक्टर यूज होता हो, हाँ जी, तो इसका एग्जांपल है ईस्ट ओनली। ये एक्सेप्शन कह सकते हैं, ये एक्सेप्शन है कि ईस्ट जो यूकैरियोट्स है लेकिन एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। क्लियर? क्योंकि इसका जो प्लाज्मिड होता, इसके प्लाज्मिड को 2 माइक्रोन प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। क्या समझ में आया और कितना नहीं आया, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टेड लगती है, लगता है आपके लिए कि कुछ आप समझ पा रहे हैं या फ्यूचर में यूज़फुल रह पाएगी इस टाइप की वीडियोस, तो हम नेक्स्ट फिर से डालेंगे। एंड अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।